नमस्कार, बड़ी बहस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिवपूजन झा। सियासत में दांव सिर्फ पर्दे के पीछे नहीं चले जाते, बल्कि जुबानी तौर पर भी विरोधियों के खिलाफ बौखलाहट दिखाने की कवायद जानबूझकर की जाती है। बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं और इस वक्त बीजेपी नेता जुबान से चुनावी कसरत कर रहे हैं। उनके बोल बिगड़े हुए सुनाई पड़ रहे हैं। हालांकि ये वाकई बहस का मुद्दा है कि बोल बहके हुए हैं या फिर बौखलाहट के हैं। आज बड़ी बहस के दायरे में तीर से जुबान और सियासी अरमान। तीर सी जुबान पर सियासी अरमान, बड़ी बहस का मुद्दा। क्या सियासत में विरोधियों पर हमले करने का कोई दायरा नहीं है? क्या सियासत में मौके के मुताबिक जुबान बदल देने की रवायत बरकरार रहेगी? इन सवालों के जवाब देने आसान नहीं हैं, लेकिन वजहों की तलाश की जा सकती है। मसलन बीजेपी सांसद अश्विनी चौबे ने जुबान की मर्यादा लांघी और इसकी एक वजह बौखलाहट भी हो सकती है, जो बिहार चुनाव में बीजेपी के लिए सियासी चुनौती की वजह से है। इटली की गुड़िया, जहर की गुड़िया, इस देश के अंदर जहर की गुड़िया मत दो। कांग्रेस में अब कोई नेता नहीं रहा। कांग्रेस में दिशाहीन लोग आज कांग्रेस के अंदर, ये मैं बार बार कहता हूं, कांग्रेस पुतले का रोल मत अदा करो। और ये पुतले के गोद में बैठ करके ये दोनों बड़े भाई और छोटे भाई पुतले का बिछेला दूध पीने के लिए छटपट कर रहा है। पता है ना, पुतले का भी वध हुआ था और दोनों राक्षस का भी वध हुआ था। अब वो राक्षस कौन है, आप बदल लीजिए। अश्विनी चौबे की जुबान फिसली है या सियासत में फिसलन तेज होती जा रही है? अश्विनी चौबे पहले सियासतदान नहीं है जिन्होंने मर्यादा को दरकिनार कर विरोधियों पर हमला बोला है, लेकिन अश्विनी वो सियासतदान जरूर है जो बोलने की आज़ादी का बेजा इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करते। बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं और बीजेपी नेता इस तरह हमला कर खुद हमले का शिकार हो रहे हैं। बात तो बोल रहा है, जो बोला उतना दिस इज बैड डर्टी। सोनिया गांधी जी को जो बोला, ये न धसा गया है, सब नर्वसनेस सिस्टम इस सब का खराब हो गया बीजेपी का, समझे? हे प्रभु, इन्हें माफ़ कर दो, ये नहीं जानते कि कौन सा अपराध कर रहे हैं। माननीय अश्विनी चौबे जी उत्तराखंड की त्रासदी के बाद और एक विशेष सामाजिक समूह का संपूर्ण वोट मिलने के बावजूद मंत्री परिषद में स्थान न मिलने के कारण मानसिक परेशानी में हैं। इसी कारण से भाषाई आतंकी जैसा व्यवहार कर रहे हैं। विरोधियों के खिलाफ तंज कसने में तंग जुबानी का कारनामा सिर्फ बीजेपी नेताओं ने ही नहीं किया है। किसी न किसी वक्त आरजेडी और जेडीयू नेताओं की भी जुबान खुली है, लेकिन चुनावी वक्त में बीजेपी का आलम कुछ ऐसा है कि अपने ही नेताओं का बचाव करने में पार्टी को मुश्किलें हो रही हैं। उनको आहत करने की कहीं से मंशा नहीं थी। मैं बता रहा हूं आपको, उन्होंने सिर्फ इंगित किया है देश को, उन्होंने सिर्फ बताया है कि कहीं ना कहीं देश में उस समय फैले भ्रष्टाचार की पोषक रही हैं। इसलिए आप तो समर्थन कर रहे हैं इस बात को? नहीं, मैंने समर्थन नहीं किया। मैंने सिर्फ इतना आपसे कहा कि उन्होंने जो इंगित किया है उसके पीछे का भावार्थ आप गलत तरीके से न देखें, उसको कहीं से आप गलतफहमी में न रहें। उन्होंने सिर्फ पिछले दिनों की याद लोगों को कराई है। लेकिन जहाँ तक राहुल गांधी का तोता कहने की बात है, राहुल गांधी जिस प्रकार से अपने कार्यशैली से वही प्रतीत हो रहा है, तो उन्होंने उसकी संज्ञा दे दी। अगर उस संज्ञा को उन्होंने पूरी तरह से एक्सप्लेन करने के समय में उन्होंने शब्दों की संज्ञा दी, तो राहुल गांधी के लिए तो मुझे लगता है कि ये विषय कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम उनके उन शब्दों का कोई समर्थन नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने किस प्रसंग से लेकर किन शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन जिस प्रकार से राहुल गांधी का कार्यशैली रहा है, उस कार्यशैली से तो उन्होंने कोई गलत शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। आखिर इस किस्म की जुबान का फलसफा क्या है? लालू और नीतीश साथ साथ हैं। जाहिर तौर पर बीजेपी के सामने दोहरी चुनौती है, और क्या बढ़ी हुई चुनौती जुबान के जरिए बौखलाहट के बतौर सामने आ रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, पटना।
और इसी पर ज़्यादा चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रेम रंजन पटेल जी भाजपा से हैं, नवल शर्मा जी जदयू से, अशोक सिन्हा साहब राजद से, मनोज लाल दास मनु साहब रालोसपा से और चंदन यादव जी कांग्रेस से। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। लेकिन पहला सवाल भाजपा से ही, प्रेम रंजन पटेल जी, आप यहाँ पर घिरे हुए प्रतीत हो रहे हैं, जदयू, कांग्रेस, राजद। लालू जी की भाषा का थोड़ा सा इस्तेमाल करना चाहूँगा, नरभसा गई है क्या भाजपा? नहीं, भारतीय जनता पार्टी कोई नर्वस नहीं हुई है और भारतीय जनता पार्टी नर्वस होने वाली भी नहीं है। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार से प्रभाव बढ़ रहा है, जिस प्रकार से इसके प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ रहा है और इसके कार्य, दिल्ली चुनाव में थोड़ा थमा, उसके पहले यहाँ पर जो उपचुनाव हुए थे उसमें थोड़ा थमा, तो आपको लग रहा है कि वो प्रभाव थोड़ा थम रहा है शायद, इसलिए? नहीं, प्रभाव थमा नहीं है। दिल्ली में हमारा आप देखेंगे कि अगर चुनाव की दृष्टि से तो हमारे वोट बैंक में कहीं भी कमी नहीं आई है। और जिन राज्यों में चुनाव हुए, महाराष्ट्र में आप देखेंगे, हरियाणा में देखेंगे, झारखंड में देखेंगे, उन तमाम राज्यों में हमारा वोट बैंक बढ़ता गया। जहां हमारी सरकारें नहीं थी, 4 विधायक थे, वहां 44 विधायक हम जीत करके आए हैं। जहां हमको बहुत कम विधायक थे, वहां हम सरकार बनाने का काम किए हैं। 3 राज्यों में हमने सरकार बनाया, तो हमारा कहीं प्रभाव कमा नहीं है, हमारा प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसलिए भारतीय जनता पार्टी कहीं से नर्वस नहीं है। अब चूंकि ये साफ हो चुका है, नमो वर्सेस नीतीश ही ये लड़ाई होनी है बिहार के संदर्भ में, और जो आपके विपक्षी हैं वो एकजुट दिख रहे हैं। कांग्रेस की बात कर लें, राजद की बात कर लें, छोटे भाई बड़े भाई दोनों एक साथ आ गए। एक बहुत बड़ा वोट का तबका इनके साथ है। देखिए, ये तमाम लोग जिनकी जमीन समाप्त हो गई है, खिसक गई है, धरातल इनके पास नहीं रहा है, ये जनता से नकारे हुए लोग हैं। जब जंगल में आग लगता है, मैं बता रहा हूं शिवपूजन जी, जब जंगल में आग लगता है तो सारे जो है से शेर और सियार सब एक साथ हो जाते हैं। उसी प्रकार से हुआ है कि इन लोगों का सबका अपना अपना अस्तित्व मिटता नजर आ रहा है। अब इनको लग रहा है कि जैसे हम कहीं रहने वाले नहीं है भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव के आगे, इनकी बढ़ती लोकप्रियता के आगे। दिया गया बयान, आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते? नहीं, ये बौखलाहट का नहीं है, ये जवाब है। जिस प्रकार का बयान कांग्रेस के लोग, राजद के लोग, जदयू के लोग भारतीय जनता पार्टी पर कर रहे हैं, इनकी बौखलाहट में दी गई बयान का ये जवाब दिया जा रहा है। बौखलाहट में ही देंगे? हाँ, नहीं, बौखलाहट में दिया गया। अगर आप करेंगे तो अच्छी बात और हम करेंगे तो बुरी बात। हम बौखलाहट में करते हैं। आप जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करेंगे तो उसका जवाब तो उसी प्रकार की भाषा से होगा। इसलिए जो बयान दिया गया है, इनका जवाब है ये बयान। रालोसपा से एक प्रतिक्रिया चाहेंगे। मनोज लाल दास जी, आप इत्तेफाक रखते हैं भाजपा की तरफ से जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, आपको नहीं लग रहा बौखलाहट के हैं ये बयान? भारतीय जनता पार्टी की ही ओर से नहीं हो रही है। राष्ट्रीय जनता दल या जदयू सभी लोग इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। मैं इसे स्वीकारता हूं कि आज के स्वच्छ राजनीति में इसकी कहीं से कोई आवश्यकता नहीं है, इस तरह के बयानों की। लेकिन माननीय अश्विनी चौबे जी का भी जो बयान है कहा हुआ, उस पर कोई इतनी बड़ी हंगामा होने की कोई प्रश्न नहीं उठ रहा है। भाई आप पूतना कहते हैं, आप रंगा बिल्ला कहते हैं, फिर आप कहते हैं हंगामा की बात नहीं है। के अंदर में जिस तरह का इन लोगों का चरित्र है, उस चरित्र को उन्होंने चित्रण किया है। मनु जी हम समझना चाहते हैं, भाजपा को क्या कभी ये उम्मीद थी कि छोटे भाई और बड़े भाई साथ आ जाएंगे? छोटे भाई बड़े भाई का मानना है 46% का वोट शेयर है उनके पक्ष में। भाजपा को क्या कहते हैं कि शिवपूजन जी, बिहार की जनता को उम्मीद नहीं थी कि ये छोटे भाई बड़े भाई मिलकर फिर से बिहार में एक बार जंगल राज को लाएंगे। उसे घबराहट हो रही है, तो ज्यादा भाजपा को थोड़ी बहुत आपको कुछ घबराहट हो रही है, इसलिए जुबान फिसल रही है, ऐसा मानते हैं आप? नहीं, कोई घबराहट में जवान नहीं फिसल रही है। यहाँ जवाब का जवाब दिया जा रहा है। और हम ये कहते हैं अगर उधर से ऐसी हरकतें रुकेंगी तो ऑटोमेटिक यहाँ से रुक जाएंगी। क्या निर्वंश करना किसी को अच्छी बात थी क्या? इस तरह के जो बयानबाजी होगी तो इधर कोई चूड़ी पहनकर नहीं बैठे हैं, उनके हर जवाब देने के लिए तैयार हैं। जवाब का पैमाना देखिए, मनु जी भाजपा को ललकार रहे हैं, चूड़ी पहन के मत बैठिए, आई फॉर एन आई रखिए। टिट फॉर टैट अप्रोच आपको लग रहा है चंदन यादव जी, ये मात्र महज टिट फॉर टैट अप्रोच है या कहीं ना कहीं बौखलाहट है? देखिए, मुझे लगता है कि आरएसएस की ये संस्कृति है, एक परंपरा है। आरएसएस ने बयान नहीं मैं कह रहा ना, अश्विनी चौबे जी उसी मेन तो भारतीय जनता पार्टी तो राजनीतिक मुखौटा है। संस्कार, परंपरा, इतिहास सब तो ये आरएसएस से सीखते हैं। आरएसएस ने जो इनको सिखाया है, जो भाषा, जो शब्दावली इनको सिखाया, ये पहली घटना नहीं है। आप देखें, साध्वी ऋतंबरा, साक्षी महाराज,
योगी आदित्यनाथ, गिरिराज सिंह, तमाम ऐसे नेता हैं जो निरंतर लगातार इस तरह के विवादित बयान देते रहे हैं और प्रधानमंत्री जी हमारे मौन प्रधानमंत्री बने बैठे। देखिए इसका 3 मुख्य कारण है। एक तो आप बता दिए, एक का विश्लेषण हो गया कि ये जिस तरह से कुछ उस तरह से जिस तरह से मनमोहन सिंह जी अभी हम विषय कुछ और है शिवपूजन जी, मैं कह रहा हूँ इसके 3 कारण हैं। एक तो पहले जो आपने कह दिया बौखलाहट, जिस तरह से जो एक मिजाज के वोट है, समाज को जोड़ने वाली जो एक विचारधारा है, एक साथ हो रहे हैं, तो ये बौखलाहट जायज है। क्योंकि एक अभी हमारे पटेल साहब दे रहे थे कि दिल्ली में हमारा वोट परसेंटेज नहीं घटा, तमाम ये आंकड़े दे रहे थे। मैं कह रहा हूं ये लोकसभा में इसलिए जीते कहीं ना कहीं वोटों का जोड़ने वाला वोट एक साथ हो रहा है, इसको थोड़ा और स्पष्ट नहीं, मैं क्या कह रहा हूं कि एक कांग्रेस पार्टी या कहीं ना कहीं एक वैचारिक समन्वय है इन तीनों पार्टियों में, कि एक ऐसी ताकत जो देश में इस तरह की वैचारिक समन्वय राजद के साथ, एक मिनट, मैं कह रहा हूं वैचारिक समन्वय राजद के साथ और जदयू के साथ आपका है। नहीं, आप इसको इस तरह से देखें कि कहीं ना कहीं एक ऐसी विचारधारा है, मल्टीपल बीमारियां हो सकती है समाज में जी, तो आपको वो तय करना होगा प्रायोरिटी वाइज की कौन सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है। कहीं ना कहीं खतरनाक बीमारी है कि ये समाज में जहर घोलते हैं, एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाने का प्रयास करते हैं, एक हिंदुस्तानी को दूसरे हिंदुस्तानी से लड़ाते हैं। तो इस विचारधारा के खिलाफ कांग्रेस पार्टी चाहती है कि कहीं ना कहीं वोटों को बिखराव के कारण ये लोकसभा जीते। बहुत वक्त है हमारे पास, थोड़ा सा पड़ताल और कर लेते हैं, थोड़ा पड़ताल कर लेते हैं। आपने एक बात कही, थोड़ी सी पड़ताल कर लेते हैं चंदन जी, बहुत जरूरी है, बहुत अहम है ये पड़ताल कर लेना। आज से चंद दिनों पहले जब नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे थे, राहुल गांधी के साथ मुलाकात हुई, फिर एक कवायद हुई, किसी तरीके से जनता परिवार को कम से कम गठबंधन अब हो जाए। विलय की बात तो हम भूल चुके हैं, गठबंधन हो जाए। क्या राजनीति हुई दुनिया को नहीं पता, सब अंदाजा लगा रहे हैं। उसके बाद नीतीश कुमार सीधे रुख कर लेते हैं बिहार का, यानी बिहार वापस आ जाते हैं मुलाकात के बाद, और आनन फानन में लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, ये तमाम लोग बैठकर घोषणा करते हैं कि मुख्यमंत्री के जो उम्मीदवार होंगे वो नीतीश कुमार ही होंगे। ये राजनीति थोड़ी समझाएंगे? आपको लग रहा है कहीं ना कहीं रिमोट कंट्रोल किया राहुल गांधी जी ने? देखिए, जब एक नेता दूसरे नेता से मिलते हैं तो ये रिमोट कंट्रोल प्रेशर टैक्टिक्स नहीं मानते, प्रेशर टैक्टिक्स नहीं मानते, वो मुलाकात प्रेशर टैक्टिक्स नहीं था। मैं कह रहा हूं कि इसको इस नजर से देखिए आप लग रहा है कि मुझे जो कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि नेताओं का मिलना, बिहार के बारे में आपको याद होगा कि राहुल गांधी पहले भी इन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार जी अच्छे काम करते हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जब ये अलग हुए तो कांग्रेस पार्टी ने इस स्टेप को सराहा, और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में थोड़ा स्पष्टीकरण। जब भारतीय जनता पार्टी से नीतीश कुमार अलग हुए, उसके बाद ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि लोकसभा चुनाव के जब परिणाम आए, नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दिया, जीतन राम मांझी जी को जो है सत्ता पे काबिज किया, और जदयू का ये बयान कि फिर कहीं ना कहीं भाजपा के इशारे पर जीतन राम मांझी जी काम कर रहे हैं। आप इस कार्यकाल की सराहना सिर्फ कर रहे हैं? आपको क्या कह रहे हैं? कांग्रेस पार्टी ने जदयू को समर्थन दिया था, और जदयू के इस स्टेप को कि ये कहीं ना कहीं समाज को तोड़ने वाली विचारधारा को कमजोर करने का प्रयास किया था नीतीश कुमार ने। उस चीज को इस बात का भी समर्थन किया था कि ठीक है जीतन राम मांझी जी को बना दो, जदयू ने उनको हटा दो, इसका भी समर्थन किया था। दोनों ही चीज का समर्थन किया। कांग्रेस ने जदयू को समर्थन दिया, तो जदयू के नेता नीतीश कुमार थे, तो जब जदयू ने अपना नेता जीतन राम मांझी को चुना तो हमने उनको समर्थन दिया। फिर शब्दावली आपकी भी बदली, फिर शब्दावली पार्टी डेमोक्रेसी में कहीं ना कहीं दलगत पार्टी को पार्टी को समर्थन था। पार्टी ये तय करता है मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी में कि वो नेता कौन चुनेगा, अब वो पार्टी का हक है। कांग्रेस पार्टी अपना नेता तय करेगी, उसी तरह से जनता दल यूनाइटेड को यह हक है अपना नेता चुनने का। तो हमने एक विचारधारा के स्तर पर, क्योंकि हमारी ये वैचारिक संघर्ष है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के सोच के खिलाफ, हम उससे समझौता नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको लाना चाहते हैं, सवाल हमारा वही है जो तमाम जितने भी हमारे गेस्ट है सबसे हम कर रहे हैं। बौखलाहट में दिया गया ये बयान आप मान रहे हैं? नहीं, इसके पीछे 2-3 बातें हैं शिवपूजन जी। पहली बात तो यह कि कोई व्यक्ति इस तरह की बयानबाजी कब करता है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कब करता है, या तो वो व्यक्ति असुरक्षित होता है या पराजित मन स्थिति का व्यक्ति होता है। दो ही दशा में व्यक्ति भाषाई मर्यादा का उल्लंघन करता है। एक स्वस्थ व्यक्ति या पराजय करने की लालसा होती है, उस स्थिति में बयान इस तरीके का। एक स्वस्थ व्यक्ति नहीं क्यों, मैं क्यों पूछ रहा हूं कि पहले के जिस तरीके के बयान आते थे जी, पहले के जिस तरीके के बयान आते थे जंगल राज, उसके बाद कहा कि नहीं आतंक राज, तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं ये बोध मन में होता होगा कि हम पराजित करेंगे?
सुन लिया जाए। एक कोई और सवाल हो तो एक साथ 2-3 आप पूछ लें। नहीं, आप जब जवाब देंगे तो सवाल पनपेंगे, मैं आपसे पूछूंगा बहुत सहज तरीके से। जी, मैं ये बता रहा हूं कि अगर जो व्यक्ति इस तरह का बयान दे रहा है, जाहिर है कि पराजय की मन स्थिति का शिकार हो चुका है, असुरक्षा बोध उस व्यक्ति के मन में है। दूसरा अहम प्रश्न यह है कि साल भर में भारतीय जनता पार्टी के खाते में कोई भी ऐसी उपलब्धि नहीं है जिसके बल पर यह जनता के बीच जा सके और जनता के सवालों का नैतिक बल के साथ मूल्यांकन कर सके। ये जानते हैं कि हम जनता के बीच में जाएंगे तो हमसे कई सारे सवाल पूछे जाएंगे कि भाई आपने साल भर पहले ही आसमान से चांद तारे तोड़ लाने की बात कही थी, काला धन लाने की बात कही थी, कहां गया? महंगाई कहां गया? कई सारे मुद्दों पर इनसे सवाल पूछे जाएंगे और ये हमाम में पूरी तरह नंगे हो जाएंगे। तो अब जनता के उन सवालों का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए सबसे बेहतर तरीका यह है कि भाषाई सनसनी पैदा करो। ऐसा बोलो कि जनता का ध्यान डाइवर्ट हो जाए, मौलिक मुद्दों से ध्यान हट जाए जनता का, और जनता इस तरह की उलूल जुलूल बातों पर अपना ध्यान केंद्रित कर ले। और दूसरा, एक सेकंड, दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण श्री पूजन जी यह है कि यह बीजेपी की नकारात्मक प्रचार नीति का एक बेहद अहम हिस्सा है। यह यूं ही दिया गया बयान नहीं है। आपको याद होगा कि जब दिल्ली में चुनाव हो रहा था तो इन लोगों ने अरविंद केजरीवाल को नक्सली तक बोल दिया था। नरेंद्र मोदी जी बार बार अरविंद केजरीवाल पर व्यक्तिगत हमले करते रहे, बार बार व्यक्तिगत हमले करते रहे, लेकिन केजरीवाल ने कभी भी मुद्दे की राजनीति नहीं है। तो यही अंतर हम में और इनमें है। हम तो आपकी बात समझ गया, लेकिन यहाँ पर एक अहम बात प्रेम रंजन पटेल जी उभर करके ये निकली है, बौखलाहट में निश्चित रूप में इनका लग रहा है कि बौखलाहट में आप बयान दे रहे हैं। आप मानते हैं कि वास्तव में बौखलाहट में ही दे रहे हैं बयान, आप घबराए हुए हैं या नहीं मान रहे हैं? शिवपूजन जी, ये बौखलाहट में नहीं है, ये अगर कह सकते हैं तो ईंट का जवाब पत्थर, ऐसे भी कह सकते हैं। इसका जिस प्रकार से अब इन्होंने जो जिक्र किया नवल शर्मा जी ने, हाल फिलहाल में कौन सा हम लोगों ने, हाल फिलहाल में कौन सा ईंट फेंका, नवल शर्मा जी, इसका जवाब दिया जाए। नवल शर्मा जी ने कहा जब तक आपके साथ दिल्ली में जो केजरीवाल बोले उसके बाद बोला गया, तो गुजरात में जब चुनाव हो रहा था, नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री के लिए चुनाव लड़ रहे थे, तो मौत का सौदागर कहा गया था। लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, इनके पार्टी के मनीशंकर अय्यर ने कहा कि गंगू तेली जाति सूचक शब्द अपमान करने के हिसाब से हाल फिलहाल में कौन सा अशोक जी बहुत देर से चुप्पी साधे हुए हैं। अशोक जी लालू जी ने ऐतराज जताया है फिर ना शब्द पे। अशोक जी निर्वंश हो गई, आपकी टिप्पणी चाहिए, बहुत सख्त ऐतराज जताया है लोगों के द्वारा। प्रेम जिस प्रकार के चर्चा को नई दिशा भी देनी है, कभी विषय की गहराई तक हम पहुंचेंगे, लेकिन उसके पहले हम अशोक जी से टिप्पणी लेना चाहते हैं। अशोक जी। शिवपूजन जी, बहुत बार आपके चैनल से मैं जो बातें कह चुका हूं भारतीय जनता पार्टी के बारे में, आज मैं फिर उस बात को रिपीट करता हूं कि मीडियोक्रिटी, इनडिसेंसी और इलिटरेसी इन देयर बिहेवियर, ये हॉलमार्क हैं भाजपा के। असभ्यता, अशिष्टता और अज्ञानता, जाहिलपन, हम उनके अज्ञानता की कद्र करते हैं। ये कोई बात नहीं है कि नहीं। आप भारतीय जनता पार्टी को इनके चरवाहा विद्यालय में अध्ययन करना चाहिए था। एक मिनट, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के बाद बीजेपी का लुम्पेनाइजेशन हुआ है, लुम्पेनाइजेशन हिंदी में कहें तो लंपटगिरी हुआ है जी। श्री अश्विनी चौबे जी का बयान उसका एक ज्वलंत उदाहरण है। और आप मान रहे हैं हताशा में है, कहीं घबराहट, कोई कुछ भी हमें गुरेज नहीं है। एक मिनट, कुछ भी गुरेज हमें नहीं कहने में ये है कि गिरिराज सिंह जैसे, अश्विनी चौबे जैसे, ठीक ही कहा चंदन ने कि अगर आरएसएस के नहीं होते तो शायद इनका कैलिबर ये है कि पटना की गलियों में ये झाड़ू मारते रहते। मगर चलिए, तो जनता तय करेगी। बीजेपी ऐसे लोगों जनता क्या सवाल भाजपा से ही करेगी कि ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं, या फिर जनता सवाल आप गठबंधन से भी करेगी? मजबूरी है, छोटी सी मजबूरी है। आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं इस ब्रेक के बाद। पुरस्कृत करती है इन सब बयानों के लिए। अशोक जी, इस ब्रेक के बाद हम आपके पास ही आएंगे, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। फिलहाल मजबूरी एक छोटे से ब्रेक की। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से बड़ी बहस में आपका स्वागत है। नवल जी, एक सवाल हम बहुत
देर से सोच रहे थे आपसे करने की। ब्रेक पे जाने के पहले आपने एक बात रखी थी, बहुत अहम बात भाजपा को लेकर के। ये कहा था कि तकरीबन जो भी हुआ भाजपा का कार्यकाल, केंद्र में जितने वादे भाजपा ने किए थे उन वादों को पूरा नहीं किया। अब जनता उससे हिसाब मांगेगी। बिहार चुनाव में पहला मौका है जनता को हिसाब मांगने का, शायद इसीलिए भाजपा बौखलाई हुई है। कुछ ऐसा ही कहा था आपने। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप ये कैसे मान बैठे हैं कि जनता सवाल सिर्फ और सिर्फ भाजपा से करेगी? जनता सवाल जदयू से नहीं करेगी कि जिसको कहा आपने जंगल राज का पर्याय बताया, उसके साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं, ये सवाल जनता आपसे नहीं करेगी? जी, और कुछ अभी एक सवाल जी, है। जी, बिल्कुल। जनता बड़ी जागरूक है बिहार की। बिहार की जनता ने जो भी अपने राजनीतिक जनादेश दिए हैं वह बड़े ऐतिहासिक साबित हुए हैं। तो जनता इस बात को देख रही है कि बिहार में नीतीश कुमार की उपस्थिति में जंगल राज की बात सोचना भी बेमानी है, क्योंकि नीतीश कुमार की उपस्थिति सुशासन का प्रतीक है, लाइन ऑर्डर का प्रतीक है। दूसरी ओर इसका दूसरा पहलू यह है कि जनता देख रही है कि लालू यादव जी की पार्टी, चलिए बीजेपी को लोग जंगल राज बोलते हैं, लेकिन बीजेपी वालों ने जाकर आतंकवादियों की पार्टी के साथ सरकार बना ली, केवल एक उप मुख्यमंत्री पद के लिए, छोटी सी सत्ताखोरी के लिए इन लोगों ने आतंकवादियों की पार्टी से सहयोग लिया। ये हमने नहीं किया। दूसरी बात, ये लोग जिस पार्टी को बोलते थे नेचुरली करप्ट पार्टी, और बोलते थे कि ये चाचा भतीजे की जो पार्टी है वो हफ्ता वसूलती है, उनके साथ जाकर सरकार बनाया। तो नैतिक तराजू पर बिहार की जनता इतनी समृद्ध है बौद्धिक रूप से कि सारी बातों को तौलना जानती है और हकीकत को जानती है। उसमें लगता है कि आपका पलड़ा शायद ऊपर रहे। नहीं, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल शिवपूजन जी, महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोकतंत्र भाषाई संयम की मांग करता है, और यदि आप इस तरह का बयान देते हैं तो बजाय शर्मिंदा होने के आप इस और बढ़ावा दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से। तो मैं बीजेपी के नेता से पूछूंगा कि हाल फिलहाल में ऐसा कौन सा ईंट फेंका गया जिसका जवाब आपने इस पत्थर से दिया? अगर हम एक सेकंड और अगर भाषा गढ़ सकते हैं, आप भाषा गढ़ सकते हैं, तो समाजवादियों की भाषा शैली आपसे ज्यादा समृद्ध है। अगर हम नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की जोड़ी को खरदूषण की जोड़ी बता दें, शुभ निशुभ की जोड़ी बता दें तो, लेकिन मेरा भाषाई संस्कार इस बात की इजाजत नहीं देता है, क्योंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में भाषाई संयम पहला तकाजा है। जब आप इस तरह का व्यवहार करेंगे तो फिर आपसे क्या अपेक्षा होगी? राजनीति को सुधारने में क्या योगदान है आपका? दूसरी बात कि चलिए अगर किसी पार्टी से गलती हो गई, विपक्षी पार्टी के किसी नेता ने कोई बयान दे दिया जो आपको नागवार गुजरा, तो भाई आपका क्या तकाजा बनता है कि जो गलती उसने की आप भी उसी गलती को दोहराएंगे? तो बजाय माफी मांगने के आप और सीना फुला के बोल रहे हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से दो। बहुत अहम बात कही नवल जी ने, बहुत अहम बात की। प्रेम रंजन जी, आपसे देखिए, लगातार जिस प्रकार से भाषाओं का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के ऊपर किया जा रहा है, जिस प्रकार से आक्षेप लगाए जा रहे हैं लगातार जो है से, और जिसकी चर्चा नवल जी कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव घटता जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट में है। और मैं नवल जी से ही जानना चाहता हूं कि 2005 में जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था, उस समय यही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लालू राज के खिलाफ लड़ रहे थे। उन्होंने बिहार के साथ वायदा किया था। रामविलास जी भी आपके खिलाफ लड़ रहे थे। राज्य को आतंक, रामविलास पासवान भी आपके खिलाफ लड़ रहे थे। बात तो सही है। नहीं, बात तो सही है दोनों तरफ। मैं राज्य को आतंक राज से मुक्ति दिलाऊंगा, कानून का राज स्थापित करूंगा, न्याय के साथ विकास दिलाऊंगा। कौन लोग थे जो आतंक पैदा करने का काम का राज बिहार में किसने कायम किया? हमने कायम किया, आपने कायम किया। इस राज्य में पैदा बिहार में कानून का राज साथ ही कायम किया। कानून का राज सिर्फ आप कैसे कह सकते हैं? भाजपा भी आपके साथ, हमारे गृह मंत्री साथ नहीं रहती, कानून का राज कैसे? सरकार नहीं, रूल ऑफ लॉ में इनका क्या कंट्रीब्यूशन है? साथ मिलकर ये कह रहे हैं आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? चलिए साथ साझा सरकार में रूल ऑफ लॉ शासन देने का काम करें। आज जो है बिहार की जनता इनसे सवाल करेगी, पूछेगी, इसलिए इस कारण से आज जिस प्रकार से जो है ये कर रहे हैं कि अगर रूल ऑफ लॉ बिहार में एस्टैब्लिश हुआ तो वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी की देन है, भाजपा का उसमें क्या योगदान रहा? जब तक देखिए शिवपूजन जी, बल्कि इन लोगों ने और बिगाड़ने का प्रयास किया, जब तक शासन में थी, गठबंधन में थी, तब तक बिहार का विकास हुआ। बिहार की चर्चा पूरे देश और दुनिया तक हुआ। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी गठबंधन से 2 वर्षों की बता दीजिए उपलब्धि कौन सा हुआ? 2 वर्षों में फिर उसी प्रकार का जंगल राज, आपने आरोप सुना जदयू का, जवाब सुना भाजपा का, हो गया है। आपकी प्रतिक्रिया? आरोप सुना जदयू का और जवाब सुना भाजपा का, आपकी प्रतिक्रिया? आज सत्ता में आने के लिए जिस तरह से थेटोलॉजी शब्द का इस्तेमाल हो रहा है उसका कुछ कहा नहीं जा सकता है।
आज ये बता रहे हैं कि कौन सी ऐसी बात हुआ, तो क्या ये माननीय लालू जी का ये भाषण, ये जो बात था कि निर्वंश है भाजपा, ये क्या सही था? ये निर्वंश असंसदीय शब्द है क्या? निर्वंश असंसदीय शब्द है, अनपार्लियामेंट्री शब्द है क्या? असंसदीय बात नहीं, ये असंसदीय शब्द है। तोता जो है से असंसदीय शब्द है क्या? इस भाषा का इस्तेमाल किया? नहीं, तोता असंसदीय है क्या? आपने तोता क्या बोला? देखिए, बिहार की जनता तोता कहना असंसदीय शब्द है क्या? बहस का रुख भाषा की संसदीय मर्यादा को अपने हिसाब से आप जब तय करना शुरू कीजिएगा, ये सब समझ रहा है, इसमें न समझने वाले कोई बात नहीं है। कौन सी ऐसी तीखी बात आपको कही गई जिसकी प्रतिक्रिया में आपने ऐसा कहा और आप उसको डिफेंड कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जो कहा गया बढ़िया कहा गया। समर्थन के कारण नीतीश कुमार जी को तख्त और ताज दिया था लालू प्रसाद जी यादव के जंगल राज से मुक्त कराने के लिए, और आज उसी के गोल में चले गए। ठीक कहा आपने कि बिहार की जनता इसी को बौखलाहट कर, यही बौखलाहट है और कोई बौखलाहट नहीं है। इसका जवाब देते इसी को बौखलाहट कर, आप इसे बौखलाहट करें, लेकिन जाहिर सी बात है सवाल तो वहीं का वहीं टिका रहेगा कि जनता सवाल तो करेगी, सवाल भाजपा से भी करेगी, सवाल आपसे भी करेगी। शब्द का इस्तेमाल भाषा लालू यादव जी का भाषा जब इनके प्रति बोले कि वोट पर आकर के गिर गए तो मैं क्या करता, ठेल देता, मेरे कंधे पर बैठ गए तो मैं पटक देता। जब एक कोशिश हुई थी जदयू के द्वारा राजद को तोड़ने की, याद होगा कि दिल्ली से आए थे लालू प्रसाद यादव, तब का बयान, रिक्शा पे चढ़े थे, खासतौर से क्या कहा था, धान का रोटी तवा में, नीतीश गईल हवा में। इस तरीके की बयानबाजी तो लगातार होते आई है, तो कोई भी पार्टियां इसमें अपवाद नहीं है, ये तो सबको मानना ही पड़ेगा। चंदन जी बोलिए। देखिए, मुझे लगता है कि एक अगर ट्रेंड बन जाए, जो मैं पहले भी कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के ये संस्कार में, उसके विचारधारा में, और ये सांप्रदायिक पार्टी पूरे विश्व में आप स्टडी तो आप अपनी पार्टी को अपवाद क्यों मान रहे हैं? है एक उदाहरण है क्या? है कि कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास है, एक परंपरा है, आप देख लीजिए, कंपेयर कर लीजिए हमारी संस्कृति पे, हमारी सभ्यता पे, कांग्रेस पार्टी का इतिहास पे, कि हमारे नेताओं ने जिस तरह से और जिस तरह से उनकी शैली है, कार्यशैली है, विचारधारा है, वो जनता के सामने है, बीच में, इसलिए हमें जनता ने बहुत सालों तक आशीर्वाद दिया। देखिए चंदन जी, हम डिबेट इस बात को कर रहे हैं कि रेडिकल एलिमेंट्स जो भी मौजूद हैं तमाम पार्टियों में, उनका मकसद क्या है? मूल मुद्दा तो यही है हमारा। जनता जागी नहीं थी तब तक जैसे आपको मौका दे रही थी। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जनता जाग गई, इसलिए तो बौखला गए हैं। भारतीय जनता पार्टी, जनता के जागने की सूचना आपको मिल गई है, मॉर्निंग हो चुका है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, गिरिराज सिंह विवादित बयान दे करके वो मंत्री बने जी, उसी तरह से वो लोग हैं जो नरेंद्र मोदी को नकारते हैं। तो ये एक कारण ये भी है, किस तरह से विवादित बयान देते हैं जिसको मोदी जी पसंद करते हैं, उनसे बुलवाते हैं, और कहीं ना कहीं सांप्रदायिक भारतीय जनता पार्टी में सत्ता पाने के लिए, पटेल जी शायद कहीं ना कहीं मंशा है अभी फिलहाल अश्विनी चौबे जी के मन में कि वो, और इनके नेता स्वयं सोनिया गांधी मोदी जी को मौत का सौदागर कहते हैं। ये कौन सी भाषा थी? आप इस दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। हमारे मौत का सौदागर भी मुझे लगता है शायद उतना ही मौत का सौदागर भी शायद उतना ही डेरोगेटरी होगा जितना कि पूतना कहा जाना। नहीं, दोनों में आप कंपेयर नहीं है। देखिए, ये हरामजादे शब्द का प्रयोग करना, पूतना शब्द का प्रयोग करना, ये तमाम ऐसे शब्द में शब्दावली, आप इस दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। जाति सूचक शब्द लेकर के अपमानित करना, आप आपके बयान का अगर खंडन करें तो पूरा देखिए थोड़ी गहराई में उतरते हैं, विषय की गहराई में उतरते हैं कि क्यों आखिर जरूरत क्यों आन पड़ती है चंदन जी? कोई गरीब का प्रमोशन होता है, बेटा आपको याद रखना, विवादास्पद प्रधानमंत्री बन रहा है, विवादास्पद बयान देने के बाद ये बयान देते हैं नेता मीडिया के लाइमलाइट में आने के लिए, या फिर सोची समझी रणनीति का हिस्सा होता है? मैं बोलूं जी। शिवपूजन जी, 1995 में आजादी के बाद बिहार में पहला मौका आया चुनाव में, जबकि थोड़ा संक्षेप में, राष्ट्रीय जनता दल को 50% से ज्यादा वोट आया जी, और ये पहला मौका था जब किसी रूलिंग पार्टी को 50% से ज्यादा आया। देखिए, तो आपके यहां से बयान है कि आंख में दांत है, हमें पता होता है तो गर्म पानी डाल देते। आप मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए, उसके बाद सारे बयान आप हमें देंगे, बारी बारी से मैं दूंगा। अब इसकी बौखलाहट में एक बहुत बड़ी वजह थी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग
एक खास जाति को, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एक खास जाति को, भारतीय जनता पार्टी भी यही कहती है, आप भी तो किसी खास जाति के तरफ मैं बता रहा हूं, जो जंगल राज का जो शब्द आया, पूरे गठबंधन का खेल आप किसी खास जाति के लिए ही कर रहे हैं। ये आरोप तो भाजपा भारतीय जनता पार्टी आप तो मैं उसी के बारे में कह रहा हूं। ठीक है, आपका आरोप है, मेरा नहीं है भाई, मैं वहीं आ रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी, मैं वहीं आ रहा हूं। हम तो खास जाति को एनालाइज करते हैं कि 46% आपने कैसे जोड़ दिया। एक खास जाति को टारगेट करके, मैं ये आपसे पहले मैं प्रश्न करूंगा भारतीय जनता पार्टी के नंदकिशोर यादव जी और रामकृपाल यादव जी और हुकुमदेव नारायण यादव जी को। ये जान रहे हैं, ये तीनों भी जान रहे हैं कि जंगल राज कह के बिहार के यादवों को गाली दिया जा रहा है, फिर भी ये क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं। एक और आदरणीय लालू प्रसाद जी ने अगर निर्वंश शब्द का प्रयोग किया, यहां पर आपका जवाब बहुत लाजमी है। एक करके एक के बाद एक यादवों के कद्दावर नेता राजद छोड़ करके जा रहे हैं। अंतिम मतलब पप्पू यादव भी है उनमें शामिल। अब शिवपूजन जी, ये जंगल राज का मतलब जाति नहीं होता है, जाति से मतलब होता है। जंगल राज ये का तो कह रहे हैं कि जात विशेष जो है वो टारगेट हो रही है, लूट की घटनाएं होना और उसका कोई देखने वाला नहीं हो, यादव तो जस्टिफाई करेंगे, पिछड़े समुदाय के लोग थे। आपको कैसे लगा कि इस बयान के पीछे एक जाति विशेष अत्याचार हो रहा था, कोई संबोधन वाला नहीं था। आपका प्रश्न जंगल राज का मतलब इसका होता है, और यही नीतीश कुमार उस जंगल राज के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ रहे थे। ध्यान रखिएगा, हम इस चर्चा को यहीं से उठाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद बड़ी बहस में फिर से आपका स्वागत है। तीर सी जुबान और सियासी अरमान, इसी विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। यहां पर आना चाहते हैं एक बार फिर से अशोक सिन्हा जी, बहुत आपने आग्रह किया था कि आप अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे, आप अपनी बात पहले पूरी कर लें फिर मैं सवाल। बस मैं 1 मिनट में ये बता दूं, आपने मुझे काउंटर क्वेश्चन किया कि आप कैसे कह रहे हैं जंगल राज का मतलब यादवों का राज, यादवों को कैसे टारगेट कर रहे हैं जी। अब जंगल राज के जो चीफ आर्किटेक्ट्स थे साधु सुभाष, पप्पू यादव और रामकृपाल, किसके संरक्षण में? एक मिनट सर, किसके संरक्षण वो जब हट गए, लेकिन आप मान रहे हैं जंगल राज था। देखिए नहीं, आप अपनी बातों में फंस रहे हैं। आप मान रहे हैं आप जिनको इंगित करते थे, जिनको आधार बनाकर बोलते थे, क्योंकि इन पर सवाल और आपने भी आरोप लगाया था कि खुद डिफेंड कर सकते हैं। नहीं, मैं बता रहा हूं, सफाई दी थी। देखिए आपने सफाई दी, जंगल राज कभी नहीं कहा, आतंक राज का आपने जिनको कहा वो जब चले गए, लेकिन तब भी आप लालू प्रसाद यादव के चलते संरक्षण तो इधर कह रहे हैं, यानी आप यादवों को सीधे टारगेट कर रहे हैं। आपको लग रहा है प्रेमचंद्र पटेल जी संरक्षण नहीं प्राप्त था? देखिए उसका जो गुरु होता है, कार्रवाई उस वक्त क्यों नहीं हुई थी? मुख्य होता है, कोई घटनाएं होती है उसका मास्टरमाइंड को पकड़ा जाता है। तो ये जंगल राज के जो मास्टरमाइंड थे ये लालू प्रसाद थे। ये सारे जो ऐसे बाकी जो ऐसे उनके अलग विषय से हम लोग भटक रहे हैं, यहाँ पर ये बाकी सब जो है। अगला प्रश्न आप पूछ लीजिए। जंगल राज का अगर कहें तो मुख्य कर्ता धर्ता जो भी थे वो लालू प्रसाद थे, उनके संरक्षण में पनप रहा था, फल फूल रहा था पूरे बिहार में। नवल जी आपका क्या कहना इस पर? आपने एक तरफ से टिप्पणी सुनी, वहां पर आरोप ये लगा कि आखिर संरक्षण किससे प्राप्त था? शिवपूजन जी, बस हेल्म ऑफ अफेयर्स पे लालू जी ही थे। मैं बीजेपी से एक सवाल पूछूंगा कि आप इनसे पूछिए कि आपने जंगल राज जुमला का इस्तेमाल किन किन राज्यों में किया, जरा बिहार की जनता को यह बताइए। महाराष्ट्र में इन लोगों ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता से कहा कि शरद पवार के जंगल राज से महाराष्ट्र को मुक्ति दिलाओ। कश्मीर में बोला, नीतीश जी ने कहा सुन लिया जाए। कश्मीर में इन लोगों ने कहा कि बाप बेटी के जंगल राज से मुक्ति दिलाओ। तो जहां जहां चुनाव आता है वहां वहां इनको जंगल राज दिखाई देता है। वो तो आपने भी किया ना, ये तो आपने भी इस्तेमाल किया। 2005 के पहले चुनाव में आपने क्यों इस्तेमाल किया? 2005 के पहले आपने जुमलों का इस्तेमाल खुद किया। हमने जंगल राज कभी नहीं कहा। आतंक राज तस्वीर का दूसरा पहलू यह है शिवपूजन जी कि जिसे ये जंगल राज
कहते हैं, वाकई वो बिहार में पहली बार जो भी दलित हैं, बिहार के महादलित हैं, समाज की पिछड़ी जातियां हैं, उनके विकास का काल था, वो उनमें आत्मसम्मान के जागरण का वो दौर था। यानी कि इससे पहले ये बोल बदले बोल अगर ये नवल जी बोल रहे हैं तो बिहार सारी जागरण के खिलाफ ये दलित समाज का काम कर रहे हैं। यानी कि आपने इसके पहले 2 चुनाव में या 3 चुनाव में जो आप उतरे, आपने तब जनता को बरगलाया था? नहीं, हमने कहां बरगलाया, हम तो शुरू से कहते हैं। नहीं, आपका तो स्टैंड पूरी तरह से चेंज हो गया। लगातार आपकी राजनीति का बैकड्रॉप क्या था? आपकी राजनीति का बैकड्रॉप क्या था? 2005 के पहले आपकी राजनीति का बैकड्रॉप क्या था? ये आप मुझे बताएं। किस प्लान पर आप चुनाव में उतरे थे? किस मुद्दे को लेकर के आप जनता के बीच में गए थे? जनता के बीच में कौन सा विश्वास? नवल जी से सवाल है। सीधी सी बात है कि उस समय हम विपक्ष में थे, लालू जी के साथ हमारी लड़ाई चल रही थी, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता थी। तो राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो होते हैं, आज की तारीख में, कल रामविलास पासवान जी कौन थे इनके? कल रामविलास पासवान जी कौन थे इनके? लेकिन आज सुन लिया जाए सर, आज की तारीख में मुद्दा यह है, झूठ की भारतीय आपने तब बोला था या झूठ आज बोल रहे हैं? हम कल बोल रहे थे, नहीं, हम कल बोल रहे थे। झूठ की परिभाषा बदल रहे हैं आप, झूठ की परिभाषा बदल रहे हैं। इसका मतलब झूठ आपने तब बोला था या अब बोला, या आपको लग रहा है पूरी तरह से चरित्र बदल गया? बिल्कुल नहीं, चरित्र में परिवर्तन आ गया? बिल्कुल नहीं आ गया चरित्र में परिवर्तन। कल भी हमारी पूरी सहानुभूति, कल भी हम बिहार किस पर कल भी हम बिहार के दलितों के लिए, महादलितों के लिए, गरीब गुरबों के लिए लड़ रहे थे। आप अभी कह रहे हैं कि दलितों और गरीबों के लिए वो सरकार थी, बहुत कुछ काम किया। यानी कि आपने उस सरकार को पदच्युत करके, उस सरकार को पदच्युत करके आपने गरीबों और ये जितने भी तबके का आप नाम ले रहे हैं उसके खिलाफ आपने कार्रवाई नहीं। फिर आज उस तबके के अस्तित्व पर ज्यादा बड़ा संकट पैदा कर दिया है बीजेपी ने। भाई अब आज बीजेपी इसी भाजपा के साथ नवल जी, इसी भाजपा के साथ आपने तथाकथित जंगल राज का खात्मा किया था। नहीं, हमने बता तो दिया कि हमने कभी, तो फिर जनता को क्यों उस वक्त बरगलाया आपने? चलिए चंदन जी, डाइकोटॉमी लग रही है बयानों में, बहुत न्यूट्रल। चंदन जी, डाइकोटॉमी लग रही है, सुविधाजनक व्याख्या है, बातों को दाएं बाएं घुमाए बिना। चंदन जी, आपसे पूछना चाह रहा हूं, डाइकोटॉमी लग रही है बातों में। शिवपूजन जी, हम लोग मुद्दा से भटक रहे हैं। मुझे पता है तो लगेगा कि मुद्दा से भटक रहे, जनता ये सवाल आपसे भी करेगी। नहीं, 2015 का चुनाव ये डिसाइड करेगा कि सूट बूट का राज चाहिए या नीतीश के पिछले कई वर्षों में कांग्रेस में केंद्र की सरकार के जवाबदेही निभाते हुए जो सहयोग किया राज्य सरकार का, जो एक विकास की स्टोरी लिखी गई है पिछले कई वर्षों में, वो चेहरा सामने रहेगा। मनोज लाल जी, आगे जाएगी। हम ऐसे बहस में जा रहे हैं, वो मुद्दा है ही नहीं। मुद्दा ये है कि मोदी, लेकिन जनता इसे मुद्दा जरूर बनाएगी। बिहार की जनता जी, जनता इसको जरूर मुद्दा बनाएगी। अगर सवाल भाजपा से किए जाएंगे तो सवाल लाजमी है जदयू से, आपसे, राजद से भी हो। सरकार ने जिस तरह से बिहार की जनता को छला है, जिस तरह से बिट्रे किया है, कहा था पिछड़ा राज्यों के तरह जिस तरह से अन्याय कर रहा है, बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड कम कर दिया, जितने भी सोशल सेक्टर्स में थे पिछड़ा राज्यों को जिससे फायदा होता था उसको खत्म किया। काला धन आया, आपने भी तो छला ही मनोज लाल जी, आपकी टिप्पणी चाहिए, आपकी क्या सोच है? बहस को बहुत गंभीरता से आप सुन रहे थे, आपकी क्या सोच है? जाते जाते आपकी अंतिम टिप्पणी चाहिए। क्लोजिंग सबसे ले लीजिए मनोज जी। अच्छा, वो आवाज आ रही है? वो बाहर हो गए। जितना शातिर तरीके से किसानों की जमीन लूटी जा रही है शिवपूजन जी पूरे देश में, विमर्श का मुद्दा यह होना चाहिए कि बीजेपी जिस तरह किसानों को बरगला रही है, श्रमेव जयंती, आप इसे मुद्दा बनाएंगे, आप इसे मुद्दा बनाएंगे। भाजपा क्या मुद्दा बनाएगी? चलिए, वक्त की कमी है, लेकिन भाजपा क्या मुद्दा बनाएगी? भाजपा क्या मुद्दा बनाएगी? ये पहली बार सरकार बनी है बीजेपी के पाखंड को बेनकाब करने में सक्षम है। बीजेपी के पाखंड, चलिए जनमन आज तक शासन किया है, कोई बीजेपी के पाखंड को जो है उसको केवल खुश करने का काम किया। आबादी सरकार कोई बीजेपी के पाखंड को ध्वस्त करने में जुटा है, तो अब देखना ये लाजमी होगा कि बीजेपी आखिर किसके पाखंड को नस्ते नाबूद करेगी इस चुनाव में। खैर, जनता जो है, जनता के ऊपर ये फैसला हम छोड़ते हैं। बड़ी बहस में बस इतना ही। प्रेमरंजन पटेल जी, नवल शर्मा जी, अशोक सिन्हा साहब, मनोज लाल दास मनु जी और चंदन यादव जी, आप सबों को स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा में इतना ही, लेकिन ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए जी पुरवैया।